अब देखिए, शुरू करने से पहले आईएएस का कंप्लीट पैकेज प्रीलिम्स मेंस आपको देखने को मिलेगा एमएम अकेडमी ऐप पर। आपको जीएस पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, जियोग्राफी, इंडियन सोसाइटी, कंप्लीट जीएस 1, कंप्लीट जीएस 2 पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, जीएस 3 इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, जीएस 4 एथिक्स, और उसी के साथ साथ बोनस कोर्सेज जो है इंडिया ईयर बुक, आंसर राइटिंग कोर्स, पर्सनल गाइडेंस, मॉक टेस्ट सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आपको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको साइन अप करना होगा। आप डेमो लेक्चर जो है हर सेक्शन में जाकर पहले 2 लेक्चर जो है एज अ डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। देन उसके बाद आप प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल जो है वो ऑप्शन नजर आएगा। उसमें आपको वेरियस प्लान्स दिखाई देंगे, 3 महीने के, 6 महीने के और 2 साल के कोर्स पर डिस्काउंट है। आपको प्लान परचेस करना है और कोर्सेज को एंजॉय करना है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। दो तानाशाहों ने किया कुछ ऐसा सितम कि पूरा यूरोप चॉकलेट जितने छोटे छोटे देशों में बढ़ गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे और आज हम एक ऐसे युद्ध के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। जी हां, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर 2 की। अब टॉपिक शुरू करें उससे पहले अगर आपने पिछले 2 वीडियोस राइज ऑफ मुसोलिनी और राइज ऑफ हिटलर अगर नहीं देखे हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आप एक बार जरूर देखिए, क्योंकि यहां पर जो मैंने स्टार्टिंग में 2 डिक्टेटर्स की बात की थी वही यहां पर कारणीभूत होते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जब वर्ल्ड वॉर 1 हमने देखा था उस समय पर जो विनिंग साइड है उसमें हमें देखने को मिले थे फ्रांस, यूके, इटली। अब इसमें से जो इटली है वो बेसिकली वॉर में आया ही इसलिए था क्योंकि उसे कहा गया था कि भाई वॉर खत्म होने के बाद तुमको कैडबरी दी जाएगी, लेकिन एंड में उन्हें मिलता क्या है? उन्हें मिलता है लॉलीपॉप। इस वजह से जो इटली है उनके लोगों का दिमाग ऑलरेडी खराब हुआ होता है और उसी के साथ साथ जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये भी काफी ज्यादा चलती है और इसी वजह से जो लोग हैं काफी ज्यादा आक्रोश में रहते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए वहां का जो डिक्टेटर है मुसोलिनी, उसका राइज हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं लूजिंग साइड की तो उसमें हमें जर्मनी देखने को मिलता है। अब जर्मनी ऑलरेडी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी जो है उससे ग्रसित था। ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी की वजह से जो लोग हैं वो काफी ज्यादा आक्रोश में थे और वो चाह रहे थे कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस इतनी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी है उसका यहाँ पर कोई तो ऐसा बंदा हो जो बदला ले सके। तो उसमें राइज होता है हिटलर का। तो इस तरीके से हमें 2 तानाशाह देखने को मिलते हैं, 2 डिक्टेटर्स देखने को मिलते हैं जिनका अपना अपना एक जुनून होता है कि हमारा जो बदला है वो किसी तरीके से लिया जाए और यही बदले की जो चिंगारी है वो आग में तब्दील होती है और 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। हिटलर और मुसोलिनी दोनों की कॉमन आइडियोलॉजीज थी और कॉमन आइडियोलॉजीज के साथ साथ उनके कॉमन दुश्मन भी थे और इन्हीं दुश्मन को धूल चटाने के लिए उन्हें एक दोस्त की जरूरत थी और उन्हें वो दोस्त मिलता है जापान के रूप में। थोड़ा रिवाइंड करते हैं। जापान जिसने अपने आप को काफी सालों से आइसोलेटेड रखा था, लेकिन जो यूएसए है वो इस आइसोलेशन को ब्रेक करता है और फिर काफी अनइक्वल ट्रीटीज जो है जापान के ऊपर थोप देता है। अब जापान के पास ना ही ऑयल रिजर्व थे ना ही कोई नेचुरल रिजर्व थे, इसीलिए अब उसकी इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा खिसकती जा रही थी और इसी के चलते वो यहाँ पर जापान जो है वो चाइना पर कर देता है अटैक। अब यहाँ पर भी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो बोलता है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, बहुत गलत हो रहा है, ये सब हो रहा है। लेकिन जापान जो है इतनी अनइक्वल ट्रीटीज उसके साथ हो रही थी, इसके वजह से काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और काफी सारी जो पैसिफिक ओशन है वहां पर जो कॉलोनीज थी यूएसए की उसको भी कब्जा लेता है और इस तरीके से जापान जो है उसके भी मन में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके लिए खटास थी और इसी का जो फायदा है वो यहाँ पर 2 डिक्टेटर्स उठाते हैं और उन्हें कॉमन फ्रेंड जो है वो मिल जाता है। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के तहत जर्मनी जो है अपनी मिलिट्री को सशक्त नहीं कर सकते हैं, किसी भी देश पर कब्जा नहीं जमा सकते हैं, लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस का ही तो बदला हिटलर लेने के लिए निकला था और इसीलिए वो खामोशी से अपनी मिलिट्री को सशक्त बनाने में लग जाता है। यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड खामोश रहते हैं। जो हिटलर है अब अपनी मिलिट्री को सशक्त बनाने के साथ साथ अब आस पड़ोस के देश जो है उस पर कब्जा जमाना शुरू कर देता है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है अब भी खामोश है। जो हिटलर है वो ऑस्ट्रिया पर कब्जा जमा लेता है। वेस्टर्न वर्ल्ड थोड़ा थोड़ा अचंभित हो जाता है और बोलता है कि हिटलर तुम जो ये कर रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो और वो यहाँ पर एक अपीजमेंट की जो स्ट्रेटेजी है वो अपनाते हैं कि ठीक है जर्मनी को अगर थोड़ा मोड़ा कुछ चाहिए, इतनी बड़ी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी हुई थी,
थोड़ा बड़ा कुछ चाहिए तो दे देते हैं। तो हिटलर बोलता है कि मुझे ये चाहिए, तो वेस्टर्न बोलता है ठीक है ले लो, लेकिन यहीं तक तुम्हें रुकना है। उसी के साथ साथ हिटलर जो है बोलता है कि मुझे वो भी चाहिए, वेस्टर्न वर्ल्ड बोलते हैं ठीक है ले लो, लेकिन यहीं तक तुम्हें रुकना है। इस तरीके से हिटलर जो है धीरे 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 सशक्त होता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। और दूसरी तरफ जो मुसोलिनी है वो भी कहाँ खामोश रहने वाला था, वो भी यहाँ पर जो छोटे छोटे देश है उन पर कब्जा जमाना शुरू कर देता है। और इस तरीके से यहाँ पर जो दो देश है, जो दो तानाशाह है, वो यहाँ पर अपने आप को अलग अलग कंट्रीज को एनेक्स करके सशक्त बनाना शुरू कर देते हैं। वही अगर हम बात करते हैं जापान की, तो जापान भी अब यहाँ पर चाइना में और ज्यादा घुसपैठ जो है वो करने की कोशिश में लग जाता है। अब फाइनली दो तानाशाह अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर देते हैं और जर्मनी और इटली एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है वो साइन करते हैं कि भाई अब यहाँ पर जब भी कोई परेशानी हो तो हम साथ में लड़ेंगे। अब यहाँ पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनको ये पसंद नहीं आता है और जर्मनी अब यहाँ पर उसकी नज़र पोलैंड पर पड़ती है कि पोलैंड को अब यहाँ पर एनेक्स जो है वो किया जाएगा। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो बोलता है कि भाई अगर तुमने एनेक्स किया तो हमें तुम पर हमला करना पड़ेगा। अब हिटलर यहाँ पर कहाँ पर रुकने वाला था? हिटलर ने 1939 में सीधा पोलैंड पर कर दिया हमला। अब जैसे ही इसने हमला किया वैसे ही फूलों का गमला जो है वो यहाँ पर फ्रांस और यूके पर पड़ता है और वो भी सीधा अटैक कर देते हैं, वॉर डिक्लेयर कर देते हैं जर्मनी पर। और इसी के साथ शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 की। और फिर इसके बाद एक पीरियड आता है जिसे फोनी वॉर जो है वो कहा जाता है, जहां पर सभी स्टैग्नेंट रहते हैं, जहां पर कोई भी किसी पर हमला नहीं करता है, एक स्टेटस को जो है मेंटेन किया जाता है। जर्मनी यहाँ पर काफी खुश रहता है, उसे लगता है कि यार अब यहाँ पर निगोशिएशन जो है वो हमारे साथ किया जाएगा, जो ह्यूमिलिएशन हमारे साथ हुआ था उसका कोई ना कोई यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो निकाला जाएगा। और उसी के साथ जर्मनी अभी फिलहाल इतना तैयार भी नहीं था बड़े स्केल पर वॉर करने के लिए, तो उसे यहाँ पर और ज्यादा समय मिल जाता है और सशक्त शक्तिशाली बनने के लिए, और इसे ही कहा जाता है फोनी वॉर। और अब यहाँ पर वो फ्रांस पर अटैक करने के लिए तैयार थे। अब वर्ल्ड वॉर 1 की ही तरह जर्मनी जो है वो अटैक करने की कोशिश करती है फ्रांस पर, और फ्रांस और यूके बॉर्डर पर अपनी मिलिट्री को छोड़ देते हैं कि भाई अब यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। उन्हें लगता है जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 में हमने जर्मनी को घुसपैठ करने से रोक दिया था, इस बार भी हम वैसा कर देंगे। लेकिन जर्मनी इस बार सबक सीख कर आया था और हिटलर जो है पहले बेल्जियम के थ्रू अटैक करने की कोशिश करता है, बेल्जियम मना कर देता है, उसको वन एक्स कर लेता है और अटैक करता है फ्रांस पर। लेकिन जैसे ही देखता है कि फ्रांस के जो सोल्जर्स है, जो यूके के सोल्जर्स है वो बॉर्डर पर तैनात है, वो यहाँ पर एक और जो स्ट्रेटेजी उसका इस्तेमाल करता है, उनको घेरने की कोशिश करता है और घेरते हुए जो फ्रांस है, जो यूके है, उनको रिट्रीट होना पड़ता है। और इस तरीके से फ्रांस पर जो वर्ल्ड वॉर 1 में पेरिस कब्जा नहीं कर पाई थी जर्मनी, इस बार वो पेरिस को भी कब्जा कर लेती है और पूरे फ्रांस पर अपना जो कब्जा है वो जमा लेती है। उसी के साथ साथ इटली जो है अब वो भी यहाँ पर वॉर डिक्लेयर कर देता है यूके पर, क्योंकि अब यूके जो है वो ऐसा इकलौता ऐसा प्राणी बचा था कि जिसकी यहाँ पर अपनी जो चीजें हैं वो चल रही थी। और इटली के अटैक करने के बाद, वॉर डिक्लेयर करने के बाद अब वो भी घबरा जाता है। अब उसी के साथ साथ यूरोपियन जो टेरिटरीज है वो छोड़िए, जो बाकी की टेरिटरीज भी थी, अब उस पर भी यहाँ पर खतरा जो है वो मंडराता रहता है। और धीरे धीरे करते हुए जर्मनी जो है वो बाकी की जो टेरिटरीज थी उन पर भी कब्जा जो है वो जमा लेता है। और इस तरीके से जो इटली है, जो जर्मनी है, उनका यहाँ पर जो एक दबाव है वो बढ़ता जाता है, डोमिनेंस जो है वो बढ़ता जाता है। और जो जापान है वो भी काफी पीछे नहीं था, वो भी यहाँ पर अपना दबाव, अपना डोमिनेंस जो है वो बरकरार रखने में काफी ज्यादा कामयाब हो जाता है। और ऐसे दौर में जो जर्मनी है, इटली है और जापान है वो एक ट्रापार्टेट अग्रीमेंट साइन करते हैं, जिससे कि उनकी जो दोस्ती है वो और ज्यादा गटगट हो जाती है। और बाकी के जो यूरोपियन देश है उनको वो बोलते हैं कि भाई या तो दोस्त बन जाओ या तो हम तुमको एनेक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से बुल्गारिया बोलिए, युगोस्लाविया बोलिए, ये अलग अलग जो देश है या तो उनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं या तो जो जर्मनी है वो उनको एनेक्स कर लेता है। और इस तरीके से जो यूरोप है उनमें इन लोगों का विस्तार बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर यूके बेचारा अकेला पड़ जाता है, वो अपने पुराने दोस्त को गुहार लगाता है कि भाई मेरी मदद के लिए आओ। अब वो दोस्त कौन था? यूएसए। अब यूएसए में 1940 में इलेक्शन चल रहे होते हैं, इसीलिए वहां की जो जनता है वो बोलती है कि नहीं यार, हमको यहाँ पर वॉर जो है उसमें पढ़ना नहीं है। अब जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे वो भी ये चीज मान लेते हैं, क्योंकि इलेक्शन तो जीतना है ना भाई साहब। तो वहां पर क्या होता है कि वो उनको जो फूड्स है, एनिमेशंस है, ये सब भले ही प्रोवाइड करते हैं जो यूके है उसको, लेकिन वो डायरेक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट है, डायरेक्ट जो वॉर है उसमें नहीं पढ़ते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर यूके जो है वो अकेला सारी चीजें जो है वो संभाल रहा होता है, प्लस थोड़ा बहुत पीछे सपोर्ट जो है यूएसए का उसको मिलता रहता है।
अब इसी बीच जो हिटलर है वो वॉर डिक्लेयर कर देता है रशिया पर, और रशिया की जो टेरिटरी है उसको एनेक्स करने के लिए निकल पड़ता है। उस वक्त सोवियत यूनियन था। तो इस तरीके से यहाँ पर काफी ज्यादा अंदर तक वो घुस जाता है। सोवियत यूनियन की जो आर्मी है वो संभाल नहीं पाती है। काफी अंदर तक जाने के बाद अब यहाँ पर मौसम जो है वो बिगड़ने लगता है। अब मौसम बिगड़ना मतलब क्या, सर्दी जो है वो पड़ने लगती है, जो बर्फबारी है वो होने लगती है। अब जो जर्मन फोर्सेस है उनको इसकी आदत नहीं होती है। वो ये बोलते हैं कि यार थोड़ी देर हम रिट्रीट कर लेते हैं, थोड़ा पीछे आ जाते हैं। लेकिन जो हिटलर है वो इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। वो बोलता है चलो आगे बढ़ो। उनके पास ना ही कपड़े थे ना ही कुछ थे, है ना, सही तरीके के। तो वो उनको वॉर वो सिचुएशन में कैसे फाइट करना है वो पता ही नहीं था। और वही दूसरी तरफ जो सोवियत यूनियन की आर्मी है उनको पता था सर्बियन आर्मी को किस तरीके से यहाँ पर फाइट करना है, तो काफी दूर तक उनको खदेड़ देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो उनमें टसल है वो यहाँ पर चलता रहता है। वही दूसरी तरफ अब जापान अपनी सन्नारा होता है। जापान को लगता है कि भाई हम यहाँ पर वॉर जो है वो तो जीत ही रहे हैं, इसीलिए अब वो जो आसपास की टेरिटरी है उस पर घुसपैठ करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर जो बाकी कॉलोनीज थी, जो ब्रिटिश की बाकी कॉलोनीज थी इंक्लूडिंग इंडिया, वो भी अब यहाँ पर वॉर जो है उसमें पड़ जाती है। और जापान जो यहाँ पर काफी विस्तार अपना कर रहा था, मतलब समझ लीजिए जो साउथ एशियन कंट्रीज है उनमें अपना एनेक्सेशन जो है वो कर लेता है, और म्यांमार तक, मतलब समझिए बर्मा तक अपना एनेक्सेशन जो है वहां तक पहुंच जाता है। और वहां पर इंडियन सोल्जर्स उसे रोकते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जब वो इतना विस्तार करता है तो जो भी अमेरिकन जो जहाज है, जो भी उनके कॉलोनीज है, उन पर अटैक करने की वजह से अब यहाँ पर अमेरिका जो है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, और वो अब वॉर डिक्लेयर कर देते हैं जापान पर। जैसे ही यूएसए वॉर डिक्लेयर करता है जापान पर, जर्मनी जो जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी अब जर्मनी, हिटलर वॉर डिक्लेयर कर देता है यूएसए पर। और इस तरीके से अब यूएसए जो है पूरी तरीके से इस वॉर में मिक्स हो जाता है। अब यूएसए किसके पास जाएगा, वो जाएगा अपने अलाय के पास, मतलब यूके के पास। यूके को जाके बोलता है कि भाई अब क्या किया जाए। तो जो ब्रिटेन है वो बोलता है कि अपन एक काम करेंगे, पहले इटली जो है उसको यहाँ पर अपन अपने कब्जे में ले लेंगे, देन उसके बाद जर्मनी जो है उसके बारे में देखेंगे। तो यूएसए बोलता है ठीक है वैसा करते हैं। तो वो यहाँ पर अटैक कर देते हैं जो इटली है उस पर। उसी के साथ साथ जो बाकी कॉलोनीज पर भी अटैक किया गया था वहां पर भी उनका जो आक्रमण है वो चलता रहता है। धीरे धीरे जो इटली है, जो मुसोलिनी है, उसको यहाँ पर सीधे तरीके से बाहर फेंक दिया जाता है। और इस तरीके से जर्मनी भले यहाँ पर काफी कोशिश करता है कि इटली जो है उसको बचाया जाए, लेकिन स्टिल वो यहाँ पर नहीं हो पाता है। और धीरे धीरे जो यूएसए है, जो यूके है, उनका कब्जा जो इटली है उस पर पूरी तरीके से बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर बचाना था उनके तीसरे अलाय, मतलब कि फ्रांस को। और इसीलिए जो इंग्लिश चैनल है वहां से वो शुरुआत करते हैं, और जो जर्मनी ने पूरी तरीके से कब्जा लिया था फ्रांस को, उनको पीछे खदेड़ने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर वो सफल भी हो जाते हैं। काफी दूर तक जो जर्मन है उनको खदेड़ देते हैं, इंक्लूडिंग जो बेल्जियम, जहां पर जो इन्वेजन है वो जर्मनी के द्वारा किया गया। तो धीरे धीरे फ्रांस से पूरी तरीके से जर्मन जो है उनको बाहर निकाल देते हैं। और ये एक बहुत बड़ी जीत जो है यूएसए और यूके की देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हिटलर जो है उसकी फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से जो हालत है वो खस्ता होती जाती है, खराब होती जाती है। और वो यहाँ पर अपने सोल्जर्स को बोलता है कि देखो भाई, जिस तरीके से हमने फ्रांस को जब कब्जा लिया था, किस तरीके से हमने उनको घेरा था, उसी तरीके से अभी भी हमें वही चीज करनी है। लेकिन यहाँ पर जो जर्मनी, उसको पता नहीं होता है कि इस साइड से और उस साइड से दोनों तरफ से जो सोल्जर्स है वो उन पर अटैक कर रहे हैं। और इस तरीके से जर्मनी जो है उस पर कंप्लीट कंट्रोल यहाँ पर यूएसए और यूके का हो जाता है। और उसी के साथ साथ जो यूएसए है, जापान जो इतना एक्सपेंशन कर रहा था उसे भी रोकने में कामयाब हो जाता है। क्योंकि जापान जो है उनके सोल्जर्स को सरेंडर करना ये कभी मंजूर नहीं था। उनका ये था कि भाई जीतो या मरो। और इसीलिए यहाँ पर वो लड़ते रहते हैं आखिरी दम तक। और फाइनली ऐसा होता है कि यूएसए जो है उसे बॉम्ब गिराना पड़ता है, पहले हिरोशिमा देन नागासाकी। और वहां के जो लोग थे उनकी जिंदगी बदतर हो जाती है। और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है वर्ल्ड वॉर 2, जहां पर 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत होती है। फाइनली ऐसा कहा जाता है कि जो हिटलर है उसने अपने आप को गोली मारकर उसकी मौत हो गई। ऐसे कई सारी जो थियरीज है वो बाहर निकल कर आती है। कुछ कहते हैं कि जो हिटलर है वो मरा ही नहीं था, वो दूसरी तरफ जाकर शिफ्ट हो गया था। कुछ कहते हैं कि उसे मारा गया था। तो ऐसी थियरीज जो है वो चलती रहती है। तो ये पूरा एक शॉर्ट में मैंने आपको वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी हमें यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 जो उसकी तैयारी करनी है। तो इसीलिए अब हम यहाँ पर जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो लाइंस आपको लिखनी है मेंस में, उसके ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या वर्ल्ड वॉर 2 में हमें लिखने लायक देखने को मिलता है। तो वर्ल्ड वॉर 2, जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी कहा जाता है, ये बेसिकली एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें वर्चुअली पूरी जो दुनिया है
वो इन्वॉल्व हो जाती है 1939 से लेकर 1945 के बीच में। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दो पावर्स हमें देखने को मिलती है, एक एक्सिस पावर जिसमें जर्मनी, इटली, जापान, इनकी ट्रापार्टेट अग्रीमेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है, एंड दूसरे होते हैं अलाइज जिसमें फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन और लेसर एक्सटेंट में चाइना, इंडिया, ये सब भी हमें देखने को मिलते हैं। अब भली इंडिया अगर आप देखोगे तो कॉलोनी थी ब्रिटेन की, लेकिन स्टिल इंडियन सोल्जर्स ने वहाँ पर फाइट किया था, तो इंडिया जो है वो मैं यहाँ पर बोलूँगा। तो यहाँ पर एक्सिस पावर एंड अलाइज जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसमें जीत किसकी होती है? तो अलाइज जो है इनकी जीत होती है। जो जापान है वहाँ पर हिरोशिमा नागासाकी में बहुत भयानक तरीके से बॉम्ब गिराए जाते हैं, और जर्मनी जो है हिटलर वहाँ पर कम्प्लीटली सरेंडर कर देता है। इटली जो है इनसे पहले यहाँ पर मुसोलिनी भाग जाता है। बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है पूरे इतिहास में वो हमें देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट 6 साल तक ये जो लड़ाई है वो चलती है। 100 मिलियन पीपल हैज़ बिन मिलिटराइज्ड, 50 मिलियन जो है वो यहाँ पर मारे जाते हैं। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर 5 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो मारे जाते हैं। 3% जो है पॉपुलेशन की, उनकी यहाँ पर डेथ होती है इस वॉर की वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेरियस जो देश है, ऑलरेडी यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैप के थ्रू थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको फ्रांस जो है वो दिखाई देता है, यहाँ पर आपको यूके जो है वो दिखाई देता है, यहाँ पर है जर्मनी, यहाँ पर है इटली, यहाँ पर आपको जो पोलैंड है वो दिखाई देता है, यहाँ पर आपको रशिया जो है वो देखने को मिलता है। अब जर्मनी जो है वो अटैक जब करता है पोलैंड पर, वहाँ से शुरुआत होती है। जर्मनी वैसे तो अलग अलग जो देश है वहाँ पर अटैक करता रहता है, उनको कब्जाना शुरू रहता है उसका, लेकिन मेन जब पोलैंड पर वो अटैक करता है तब जाकर ये जो फ्रांस है, जो यूके है, वो भी यहाँ पर एंटर हो जाते हैं, एंड देन यहाँ पर फुल फ्लेज में वॉर जो है वो देखने को मिलता है। अब खास बात ये थी कि जर्मनी जब पोलैंड पर अटैक करता है तो रशिया के साथ एक अग्रीमेंट करता है कि चलो भाई दोनों मिलके करेंगे, तो पोलैंड को दोनों मिलके करते हैं, लेकिन बाद में जर्मनी जो है वो रशिया पर भी अटैक कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हिटलर है उसकी यहाँ पर जो एक खुराफती दिमाग जो है उसकी वजह से सारा जो षड्यंत्र है वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी जितनी भी पावर्स थी किस तरीके से यहाँ पर इन्वॉल्व थी। यहाँ पर जापान जो है वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया था, वो यहाँ पर जर्मनी और इटली जो है उनके साइड में था, क्योंकि जापान जो है उस पर भी यहाँ पर ग्रसित जो है वो हो रहा था, उसके पास कोई पैसा नहीं, ऑयल नहीं, रिजर्व नहीं, कुछ भी नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर चाइना जो है उस पर अटैक करके वो पूरी तरीके से यहाँ पर ये सभी एरिया में कब्जा जो है वो जमा लेता है। तो अब यहाँ पर कॉजेस अगर हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के, तो उसमें हमें देखने को मिलता है ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस जो उसका फेलियर, क्योंकि हम सभी को पता है ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस जो है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुई थी, और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो जर्मनी है उसको कारणीभूत ठहराया गया था कि भाई तुम्हारे वजह से सारा वॉर हुआ है और इतना नुकसान हुआ है तो आपको पैसे भी भरने पड़ेंगे। प्लस जर्मनी जो है उसको यहाँ पर एक्सपांशन के लिए कोई स्कोप नहीं रखा गया था, उसको कमज़ोर बना दिया गया था। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस जो है वो यहाँ पर फेलियर हुआ, क्योंकि जो हिटलर है वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को, और इसके अगेंस्ट में जाकर उसने सारी चीज़ें जो है वो प्लान की। देन लीग ऑफ नेशन, वर्ल्ड वॉर 1 होने के बाद लीग ऑफ नेशन जो उसकी स्थापना की गई थी ताकि ऐसा भयावह वॉर जो है दोबारा ना हो, लेकिन स्टिल यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 जो है हमें देखने को मिलता है। हिटलर और उसकी नाजिज़म, मुसोलिनी और उसका फासिज़म, ये भी चीज़ जो है काफ़ी बड़े कारणीभूत ठहरते हैं इस चीज़ के लिए। जो डिप्रेशन है 1929 का, क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन होने की वजह से जो वहाँ पर ऑलरेडी सरकार थी उसके विरोध में लोग चले जाते हैं, और यहाँ पर इनको चांस मिलता है ये अपने ताबे में सब कुछ लेने का। जो जापान है उसका इमरजेंस होता है, जापान जो है वो भी अब यहाँ पर जो एक्सपांशन है वो करने की कोशिश करता है। आइडियोलॉजीज़ में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कोई डिक्टेटरशिप को मानते हैं, कोई डेमोक्रेसी को मानते हैं, तो यहाँ पर आइडियोलॉजिकल क्लैशेस थे, एंड अपीजमेंट जो है उसकी भी फेलियर हो जाता है। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है पहले ही कि जो मतलब जो हिटलर है वो यहाँ पर कोशिश करता है कि ये वाला हम टेरिटरी ले ले, वो टेरिटरी ले ले, और यहाँ पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको अपीज़ करने के लिए हाँ चल तू ये ले ले, लेकिन आगे और मत बढ़ना, आगे और मत बढ़ना। तो इसमें हिटलर जो है पोलैंड तक घुस जाता है, तो ये चीज़ इसकी भी फेलियर जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देखोगे जो एक्सिस पावर है उसमें इटली, जर्मनी एंड जापान, इसमें मुसोलिनी जो उसकी फासिस्ट पार्टी जो है वो बोलती है कि भाई सुप्रीम पावर रहना चाहिए, और इसीलिए वो जर्मनी के साथ कोऑपरेट करते हैं 1936 से। हिटलर जो उसकी नाजी पार्टी होती है वो पूरा पावरफुल स्टेट होना चाहिए, एक्सपांशन होना चाहिए, उस पर बिलीव करता है, इन्वेड करता है 1939 में पोलैंड पर, और यहीं से शुरुआत जो है वर्ल्ड वॉर 2 की हमें देखने को मिलती है। फ्रांस 1940 में इन्वेड कर देता है, मतलब जर्मनी जो इन्वेट कर देता है फ्रांस को 1940 में, यूएसएसआर को इन्वेट करता है 1941 में। जापान यहाँ पर टेरिटरियल एक्सपांशन करता है, यहाँ पर मंचूरिया को अटैक करता है 1931 में, चाइना पर इन्वेट करता है 1937 में, पर्ल हार्बर को इन्वेट करता है 1941 में, जहाँ से यूएसए जो है उसकी यहाँ पर एंट्री देखने को मिलती है।
देन अलाइज अगर हम देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स पहले तो न्यूट्रलिटी में था, लेकिन फिर उसके बाद डिक्लेयर कर देता है जापान पर वॉर 1941 में, जब वो पर्ल हार्बर जो है उस पर अटैक करता है। देन ग्रेट ब्रिटेन, वो यहाँ पर जब जर्मनी बेसिकली अटैक करता है पोलैंड पर, वहीं से जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, उनकी भी एंट्री हो जाती है। यूएसएसआर इसके साथ तो धोखा हुआ था भाई मतलब जर्मनी के साथ पहले अग्रीमेंट करता है कि चलो पोलैंड जो है उसको मारेंगे, देन उसके बाद वहाँ पर वो होता है ना कि जैसे होता है कि एक बहुत खूबसूरत लड़की है, उसकी एक फ्रेंड है, ठीक है। अब ये जो लड़का है, लड़का पहले इसको पटाता है, देन उसके बाद इसके थ्रू इसके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप करके इसके क्लोज जाकर इसको पटा लेता है, इसको छोड़ देता है तो ये कुछ इसी तरीके का मामला जो है वो हो गया था। तो अब यहाँ पर जो बैटल्स है वो किस तरीके से होते हैं, तो स्टार्ट कैसे होता है, जो इंटरनेशनल टेंशन है वो चलता रहता है स्पेनिश वॉर के बाद, एंड देन उसके बाद यहाँ पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हिटलर जो है वो यहाँ पर इन्वेजन करने की कोशिश करता है, यहाँ पर जो चेकोस्लोवाकिया है उस पर भी हमला कर देता है ना। इसकी वजह से जो एक्सियल पावर है, एनालाइड पावर है, उनमें टेंशन बढ़ती जाती है। फाइनली जब पोलैंड पर वो इन्वेड करता है 1 सितंबर 1939 को, तब यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस जो है वॉर डिक्लेयर कर देते हैं जर्मनी पर, और यही से शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 की। अब बीच में फोनी वॉर भी आता है, जो मैंने आपको बताया था, है ना, 6 मंथ का पीरियड होता है, फोनी वॉर इसे कहा जाता है, जहाँ पर कोई किसी पर अटैक नहीं कर रहा है, हर कोई अपनी जो व्यवस्था है उसी पर स्टेटस को बनाया हुआ है। यहाँ पर जर्मनी जो है उसको मौका मिलता है कि और ज़्यादा सशक्त वो वहाँ पर हो सके। ईस्ट में फिनलैंड जो है अटैक किया जाता है यूएसएसआर के द्वारा 1939 में। लीग ऑफ नेशन एक्सपेल कर देता है रशिया को कि भाई तुमने यहाँ पर तोड़ा है, तुम बाहर चले गए हो। फिनलैंड इंडिपेंडेंस मिल जाता है उसको रशिया से, रशियन रिवॉल्यूशन के दौरान। तो ये रशिया जो है वो पूरा फिनलैंड ऑक्यूपाई नहीं करता है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी फोर्स उसके टेरिटरी में वो रखता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो रिबेंट्रोप पैक्ट है वो हमें देखने को मिलता है 1939 में। जर्मन डिक्टेटर जो एडोल्फ हिटलर, वो यहाँ पर पोलैंड को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, और इसी सिलसिले में वो यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे तो एक पैक्ट जो है वो यहाँ पर साइन करता है। पोलैंड अगर आप देखो तो ये फ्रांस, ब्रिटिश मिलिट्री सपोर्ट उसको मिला हुआ रहता है ना, कि जर्मनी जो है उससे हम रखवाली तुम्हारी करेंगे। हिटलर यहाँ पर पोलैंड को इन्वेड करने की कोशिश करता है, लेकिन पहले वो यहाँ पर सोवियत यूनियन, क्योंकि सोवियत यूनियन को अटैच था। अगर हम पोलैंड की बात करते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो ये है पोलैंड, यहाँ पर है रशिया, और यहाँ पर है जर्मनी। अब जर्मनी जो है वो बेसिकली क्या चाहता है कि पोलैंड पर अटैक करें, लेकिन हो सकता है कि रशिया जो है वहाँ से वो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करे, इसलिए वो रशिया के साथ मिलता है कि भाई अपन दोनों मिलकर अगर पोलैंड को हमला कर दे तो, है ना, मज़ा आ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर होती है। एक जो पैक्ट है वो यहाँ पर रशिया के इस यूनियन के साथ, सोवियत यूनियन के साथ किया जाता है कि भाई कोई भी अग्रेशन जो है हमारे खिलाफ नहीं होगा अगर हम पोलैंड पर अटैक करेंगे। रशिया, जर्मनी फॉलो करता है पोलैंड में, एंड पोलैंड जो है उसको दोनों ही इन्वेडर्स के बीच में बांट दिया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर जर्मनी जो है पोलैंड पर इन्वेड करता है ना, 1 सितंबर 19, और यहीं से शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 की। अब यहाँ पर जैसे ही अटैक करता है वैसे ही बाकी के जो देश हैं, मतलब यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ये यहाँ पर क्या करते हैं, वॉर डिक्लेयर कर देते हैं जर्मनी पर। एंड देन उसके बाद यहीं से शुरुआत जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 की हो जाती है। तो ये हो गया फ्रांस, ये हो गया यूके, ये हो गया जर्मनी, ये हो गया पोलैंड, एंड ये हो गया रशिया। तो रशिया के साथ मिलकर पोलैंड पर अटैक कर दिया। फ्रांस और यूके ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पर ये जब वॉर डिक्लेयर कर रहा है तो बाकी जो ये है, मतलब ये है, इसने भी वॉर डिक्लेयर कर दिया, वॉर यहाँ पर छिड़ गई, है ना। तो अब यहाँ पर जर्मनी जो है वो क्या करेगा, वो यहाँ पर जो फ्रांस है उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा। तो यहीं से अटैक जो है वो आएगा। अब यहाँ पर एक बीच में एक विंटर वॉर जो है वो भी देखने को मिलता है 1940 का। विंटर वॉर बेसिकली रशिया, फिनलैंड बीच में हो जाता है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जो डेनमार्क है, नॉर्वे है, उनको इन्वेड कर लिया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, ये जो है जर्मनी को, ये डेनमार्क जर्मनी को ये अच्छा खासा सप्लाई करते हैं माल। तो ये जो यूके है, फ्रांस है, ये नहीं चाहते कि भाई ये इनको दे, इसीलिए ये क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कि मत कर, ये मानते नहीं है। तो यहीं पर ये हो जाता है कि भाई यहाँ पर रशिया जो है इस पर वॉर डिक्लेयर कर देता है, इन्वेड कर लेता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो बाकी के अलाइज है वो आ जाते हैं, लेकिन जर्मनी को पता चल जाता है, जर्मनी यहाँ से उनको हकाल देता है। इस तरीके से यहाँ पर ये जो चीज़ है विंटर वॉर, वो भी हमें देखने को मिलता है। देन बैटल ऑफ ब्रिटेन 1940 का, जून 1940, नियरली जितने भी वेस्टर्न यूरोप है नाजी के कंट्रोल में आ गए होते हैं। एंड ब्रिटिश हाउस कॉमन्स प्राइम मिनिस्टर जो है चर्चिल, क्योंकि क्या होता है, ये जब विंटर वॉर होता है
उस समय पर जो वहाँ का प्रधानमंत्री था वो रिज़ाइन कर देता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर जो चर्चिल है वो अपने पॉलिटिशियन को बोलता है कि बैटल ऑफ फ्रांस इज़ ओवर, आई एक्सपेक्ट बैटल ऑफ ब्रिटेन इज़ अबाउट टू बिगिन, ठीक है। मतलब ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। काफ़ी लॉसेस होते हैं। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स जो है जर्मनी को बाहर भगाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अकेला ब्रिटेन जो है वही बच जाता है। देन आता है यहाँ पर ऑपरेशन बारबेरोसा। यहाँ पर ब्रिटेन में डिफीट फेस करने के बाद हिटलर जो है वो यहाँ पर जो रिबेंट्रोप पैक्ट है, क्योंकि यूके जो है उसको वो नहीं कब्ज़ा कर पाता है। फ्रांस को तो कब्ज़ा कर लिया उसने, जो जर्मनी उसने, लेकिन यूके पर नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर जो रिबेंट्रोप पैक्ट उसने रशिया के साथ साइन किया था। रशिया के साथ क्यों किया था? क्योंकि पोलैंड जो है वो उसको कब्ज़ा करना था। तो वो अब यहाँ पर वो ब्रेक कर देता है। कैसे? रशिया पर अटैक करके, रशिया पर इन्वेजन करके 1941 में। रशिया वही बोलता है कि भाई ये तो गलत हो गया यार, ये नहीं होना चाहिए था, है ना। लेकिन वहाँ पर होता क्या है कि जो मौसम है वो ख़राब हो जाता है रशिया में। रशिया में मौसम ख़राब होने की वजह से जो रशिया है उनको चांस मिलता है कि वो उसको बाहर खदेड़े, काफ़ी अंदर तक पहुँच जाता है ये है। तो यही होता है, रशिया आली रे आली आता तुझी बारी आली। तो ये यहाँ पर इन्वेड करने की कोशिश करता है, काफ़ी अंदर तक चला जाता है, लेकिन वही मौसम ख़राब होने की वजह से फिर से उनको बाहर जो है वो खदेड़ दिया जाता है। तो ये चीटिंग करता है, तो यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद जापान जो है वो अटैक करता है पर्ल हार्बर पर। यहाँ पर हिटलर जो है वो यूरोप के थ्रू पूरा घुसपैठ करता है। वही यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स नेवी बेस जो है पर्ल हार्बर पर December 7, 1941 को डैमेज कर देता है जापान, और इससे यूएसए जो है अब वो वॉर में आ जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो, कंप्लीट जो ये वाला एरिया है यहाँ पर जितने भी यूएसए के थे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है ये जापान। इसकी वजह से अब यूएसए जो है वो भी आ जाता है, और जो अमेरिका है उसकी एंट्री होती है। अमेरिका जैसे ही एंट्री होती है वैसे ही फिर धीरे धीरे जो वॉर है वो चलता रहता है। मैंने कोर्स ऑफ वॉर आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। देन फाइनली ऐसा होता है कि यूएसए जो है वो काफ़ी मशक्क़त के बाद, जैसे क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 में, क्या हुआ था, जैसी यूएसए की एंट्री होती है रशिया बाहर हो जाता है, जर्मनी हार जाता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी बड़ी टक्कर जो है वो दी जाती है ना। तो यहाँ पर 1942 में भले ही आया, लेकिन फिर कुछ साल के बाद यहाँ पर जो यूएसए है उसको जीत मिलती है। और फाइनली यहाँ पर हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिराने के बाद जो जर्मनी है उसमें कंप्लीट कंट्रोल पाने के बाद वॉर जो है वो हो जाता है ख़त्म। तो यहाँ पर जापान सरेंडर करता है, जर्मनी सरेंडर हो जाता है, मतलब बेसिकली सरेंडर मतलब हिटलर जो है वो अपने आप को मार देता है, ऐसे कहा जाता है। तो इस तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसका एंड हमें देखने को मिलता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? देखिए मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी हम चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं। तो डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ, काफ़ी लोग जो है वो मारे गए। जर्मन इंडस्ट्रियल एरिया सिटीज़ जो है वो डिवास्टेट हो गई कम्प्लीटली। डीकॉलोनाइजेशन की शुरुआत, ये बहुत एक अच्छा हुआ कि ब्रिटिशर्स जो है उनका डीकॉलोनाइजेशन की यहाँ पर शुरुआत होती है, और इसी के बाद हमें इंडिया जो है वो भी यहाँ पर आज़ाद होता है। तो डीकॉलोनाइजेशन हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। तो इस तरीके से डिवास्टेशन जो है काफ़ी बुरा हमें देखने को मिलता है। बैलेंस ऑफ पावर यहाँ पर आ जाता है। यूएसएसआर इन यूएसए यहाँ पर एक समझ लीजिए दोनों एक शक्ति बनकर उभरते हैं, है ना। यूएसए इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रांग था, यूएसएसआर के बाद लार्जेस्ट आर्मी हमें देखने को मिल रही थी। देन उसके बाद यूनाइटेड नेशंस का बर्थ, जो लीग ऑफ नेशन है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यूनाइटेड नेशन का बर्थ होता है कि भाई यहाँ पर इस तरीके का और कोई वॉर जो है वो ना हो। देन उसके बाद यहाँ पर हमें जो थर्ड वर्ल्ड कॉन्सेप्ट है वो इमर्ज होकर आता है, मतलब नॉन अलाइंड टू एनी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दो पावर है वो दोनों ही पावर को अलाइंड नहीं है, ऐसे थर्ड पावर जो है वो बनकर यहाँ पर उभरते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट ऑफ कोल्ड वॉर हो जाता है। यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चलता है। कोल्ड वॉर को भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये सारे इम्पैक्ट है, इस तरीके से हमें वर्ल्ड वॉर 2 देखने को मिलता है। वीडियो आपको पसंद आता है तो जो ऐप है MM Academy ऐप, उसको रेफ़र कीजिए दूसरों को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।